Good morning, students. In our last class, we have discussed the cell wall and the nucleus, right? In that, also, we have discussed the prokaryotic cells and the eukaryotic cells. Now, from today, we are going to start with our next topic, that is the cytoplasm. We know that, students, that in all the cells, pigment is filled, and that pigment is called as the cytoplasm, right? When we look at the temporary mount of onion peel as well as human cheek cells, we can see a large region of each cell enclosed by a cell membrane. जब भी हम किसी सेल को ऑब्जर्व करते हैं अंडर अ माइक्रोस्कोप, चाहे वो अनियन पील हो या ह्यूमन का चीक का सेल हो, तो हम ये देखते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो बहुत सारा पार्ट को कवर करती है, राइट? दिस रीजन टेक्स अप अ वेरी लिटिल स्ट्रेन. इट इज़ कॉल्ड द साइटोप्लाज्म. और ये जो रीजन होता है इसमें कुछ पिगमेंट जैसा कुछ फिल्ड अप होता है, एंड उसको हम क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म. द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. साइटोप्लाज्म एक तरह का फ्लूइड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, मतलब कि पूरे सेल में भरा होता है. इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज्ड सेल ऑर्गन्स. और इसी के साथ साथ किसी भी सेल में बहुत सारे सेल ऑर्गन्स भी होते हैं. ईच ऑफ दीज ऑर्गेनल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल्स. और ये जितने भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं सेल में. सेल ऑर्गेनल्स आर एनक्लोज्ड बाय मेम्ब्रेन्स. जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो एक मेम्ब्रेन के द्वारा एनक्लोज किए जाते हैं. मतलब एक मेम्ब्रेन होती है जो इन ऑर्गेनल्स को कवर करती है. In prokaryotes, beside the absence of defined nuclear region, the membrane-bound cell organelles are also absent. तो हमने क्या पढ़ा कि जितने भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं उनको एक लेयर कवर करती है. और प्रोकैरियोट में चूँकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, तो इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उसमें सेल ऑर्गेनल्स के लिए भी जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है. On the other hand, the eukaryotic cells have nuclear membrane as well as the membrane enclosed organelles. अगर यूकैरियोटिक सेल्स की बात की जाए तो इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो होती ही है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ जो दूसरे ऑर्गेनल्स होते हैं उनको भी एक एनक्लोज करने वाली एक मेम्ब्रेन होती है. The significance of membranes can be illustrated with the example of viruses. अब इन मेम्ब्रेन्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी सेल में, इसको हम एक वायरस की हेल्प से समझ सकते हैं. वायरसेस लैक एनी मेम्ब्रेन्स and hence do not show some characteristics of life until they enter the living body and use its cell machinery to multiply. चूँकि वायरसेस में इस तरह की जो मेम्ब्रेन है वो एब्सेंट होती है, मतलब वायरस में ये जो मेम्ब्रेन है वो नहीं होती है, इसलिए जो वायरस होते हैं वो लाइफ की कैरेक्टरिस्टिक्स को शो नहीं करते हैं. मतलब हमको जो वायरसेस दिखते हैं वो कैसे दिखते हैं कि दे आर डेड, राइट? लेकिन वो कब तक डेड दिखते हैं? जब तक वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर नहीं करते हैं. जैसे ही वो किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाते हैं तो वो उस लिविंग बॉडी के पाथवेज को यूज़ करके अपने आप को डिवाइड करना, मतलब वायरस का मल्टीप्लिकेशन जो है वो शुरू हो जाता है, और जो नंबर ऑफ़ वायरस हैं वो बढ़ने लग जाते हैं इस तरीके से, राइट? सो इन दिस वे जो साइटोप्लाज्म है वो वर्क करता है, राइट? नाउ अब हम डिस्कस करते हैं. अभी तक हमने 3 बेसिक चीज़ें डिस्कस की: सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस. अब हम डिस्कस करेंगे कि दूसरे सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल्स, राइबोसोम, लाइसोसोम, राइट? ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इनकी क्या सिग्निफिकेंस होती है किसी भी सेल के अंदर. सो एवरी सेल हैज़ अ मेम्ब्रेन अराउंड इट
to keep its own content separate from the external environment. हर एक सेल में एक मेम्ब्रेन होती है जो कि उसके कंटेंट को अलग रखती है बाहर के इन्वायरमेंट से। जैसे सेल को सेल मेम्ब्रेन कवर कर रही है, न्यूक्लियस को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर कर रही है, वैसे हर large and complex cells, including cells from multicellular organisms, need a lot of chemical activities to support their complicated structure and function. आपको पता है कि जो सेल है वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं हमारी बॉडी में, बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं जो परफॉर्म होती हैं इन सेल्स के द्वारा, राइट। तो चूँकि ये इतने सारे कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, इनका एक कितना कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि इनमें बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं और ये जो ऑर्गेनल्स होते हैं उन्हीं की हेल्प से ये जो सारी एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म की जाती हैं इन सेल्स के द्वारा। To keep these activities of different kind separate from each other, these cells use membrane-bound little structure or organelle within themselves. तो अपने फंक्शंस को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग रखने के लिए, ताकि एक सेल या एक सेल ऑर्गेनल किसी दूसरे सेल ऑर्गेनल को अफेक्ट ना करे और उनके फंक्शंस एक दूसरे को अफेक्ट ना करें, इसलिए ये जो सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और दे आर बाउंडेड बाय द सरफेस। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल्स दैट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है यूकैरियोटिक सेल्स का कि जो यूकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें हर एक सेल ऑर्गेनल की एक कवरिंग होती है, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल में ऐसा नहीं होता है। Some of these organelles are visible only with an electron microscopes. और ये जो ऑर्गेनल्स हैं उनको सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है, उनको एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से देखना जो है वो पॉसिबल नहीं है। वी हैव टॉक्ड अबाउट द न्यूक्लियस इन अ प्रीवियस सेक्शन। हम न्यूक्लियस के बारे में प्रीवियस सेक्शंस में बात कर चुके हैं। Some important examples of cell organelles which we will discuss now. कुछ important cell organelles के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स एंड वैक्यूल्स। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं और इनका क्या रोल होता है एक सेल के अंदर, कैसे ये एक सेल फंक्शनिंग के लिए और सेल के स्ट्रक्चर के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। दे आर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे कैरी आउट सम वेरी क्रूशियल फंक्शंस इन सेल। ये हमारे लिए ज़रूरी हैं। क्यों ज़रूरी हैं? क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में, राइट। हर एक का एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है। वन बाय वन वी विल डिस्कस कि क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में डिस्कस करते हैं कि उसका क्या फंक्शन होता है, वो क्या एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी में। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड शीट्स। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एक बहुत सारे मेम्ब्रेन से बना होता है, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, शीट्स होती हैं। इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग ट्यूब्यूल्स और राउंड और ऑबलॉन्ग बैग्स वेसिकल्स। ये एक लंबी सी ट्यूब जैसा दिखता है, जो कि राउंड शेप में हो सकती है, एक बैग जैसा भी हो सकती है। द ER मेम्ब्रेन इज़ सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में ER बोलते हैं। तो जो ER की मेम्ब्रेन होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसी ही होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, रफ और स्मूथ। RER looks rough under a microscope because it has particles called ribosomes attached to its surface. जो RER होता है वो हमको रफ दिखता है। क्यों रफ दिखता है? क्योंकि उसकी सरफेस पर छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं राइबोसोम्स। द राइबोसोम्स विच आर प्रेजेंट
in all active cells are the sites of protein manufacture. राइबोसोम कहाँ होते हैं? जहाँ पर प्रोटीन का मैन्युफैक्चरिंग होता है वहाँ पर हमको ये राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं. The manufactured protein are then sent to various places in cell depending on need. जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोटीन होता है उसको सेल की अलग अलग प्लेसेस तक भेजा जाता है जहाँ ज़रूरत होती है. उस नीड के अकॉर्डिंग इसको भेजा जाता है यूजिंग द ER की हेल्प से. द स्मूथ ER या SER हेल्प इन द मैन्युफैक्चर ऑफ द फैट मॉलिक्यूल्स. जो स्मूथ ER होता है वो फैट मॉलिक्यूल्स को मैन्युफैक्चर करने में, सिंथेसिस करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, या लिपिड को मैन्युफैक्चर करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द सेल फंक्शंस. सम ऑफ दीज प्रोटीन्स एंड लिपिड्स हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन. और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये जो लिपिड्स हैं, वो हेल्प करते हैं सेल मेम्ब्रेन को डेवलप करने में. दिस प्रोसेस इज़ नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस. Some other proteins and lipid functions as enzymes and hormones. और जो दूसरे प्रोटीन और लिपिड होते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह वर्क करते हैं. Although the ER varies greatly in appearance in different cells, it always form a network system. हालांकि ये जो ER है उसका अपीयरेंस हर एक सेल में अलग अलग होता है, मतलब कुछ में अलग दिखेगा, कुछ में कुछ दूसरे तरीके से दिखेगा. तो सब में इसका जो वो अपीयरेंस है वो अलग अलग होता है, लेकिन सभी में उसका जो वर्क है वो सेम ही है कि वो एक नेटवर्क सिस्टम बनाता है. Here you can see in this diagram that the ER looks like this, right? That the rough endoplasmic reticulum, it quite looks like this. Thus, one function of the ER is to serve as the channels for the transport of material. एक काम और क्या होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कि वो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का भी काम करता है. और मटेरियल्स में क्या, स्पेशली प्रोटीन्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है between various regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and the nucleus. साइटोप्लाज्म में ही या तो ट्रांसफ़र करेगा या न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म तक वो ट्रांसफ़र करेगा. ये काम होता है ER का, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का. The ER also functions as the cytoplasmic framework, providing a surface for some of the biochemical activities of the cell. काफ़ी सारी जो बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी इनके अंदर होती हैं. इन द लिवर सेल्स ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स कॉल्ड वर्टिब्रेट्स, SER plays a crucial role in detoxifying many poisons and drugs. वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनमें स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है, तो उन ऑर्गेनिजम्स में ये जो SER है, दैट इज़ जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉइजन्स और ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में. उनके जो इल कॉजेज़ हैं उनको कम करने में वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, राइट. हियर स्टूडेंट्स वी कैन सी द डायग्राम ऑफ प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. These diagrams are very important. It can be asked in the exams to draw to make a well labeled diagram of the animal cell and plant cell, so you should practice it. It is a very important topic, right? Now the next topic that we are going to study is the Golgi apparatus. So what do we mean by the Golgi apparatus? क्या होता है इसका मतलब, क्या functions होते हैं इसके, और how it is helpful in any of the cell, that thing also we are going to discuss here. Okay, the Golgi apparatus first described by Camillo Golgi. जो Golgi apparatus है उसको सबसे पहले किसने डिस्क्राइब किया था? Camillo Golgi ने. Consist of a system of membrane bound vesicles arranged approximately parallel to each other in stacks called cistern. तो ये जो गोल्गी बॉडी होती है वो कुछ इस तरीके की होती है,
कुछ समथिंग इट्स लाइक दैट, इट सिस्टम जैसे होती है और ये इस तरीके से अरेंज्ड होती है, राइट। हियर एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक दिस, और ये एक के पीछे एक के पीछे एक अरेंज्ड होती है और उसको हम क्या बोलते हैं, उसको सिस्टर्न भी बोला जाता है। These membranes often have connections with the membranes of ER and therefore constitute another portion of the complex cellular membrane system। ये जो membrane होती हैं इनका कनेक्शन ER membrane से भी होता है और इसीलिए ये एक कॉम्प्लेक्स सर्कुलर मेम्ब्रेन सिस्टम का एक नेटवर्क बनाती हैं, राइट। The material synthesized near the ER is packaged and dispatched to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus। ER के द्वारा जो मटेरियल सिंथेसाइज किया जाता है उसकी पैकेजिंग और उसका डिस्पैच किया जाता है गोल्गी बॉडीज़ के द्वारा, मतलब सेल के अंदर सारे पार्ट्स तक वो जाए और सेल के बाहर भी अगर उसकी कहीं रिक्वायरमेंट है तो उसको डिस्पैच करने का काम कौन करती है, गोल्गी बॉडीज़। इट्स फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसके फंक्शंस में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, स्टोर करना, मॉडिफाई करना और पैकेजिंग करना उन प्रोडक्ट्स की जो कि वेसिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस की गई हैं। In some cases, complex sugar may be made up from simple sugar। कुछ केसेस में जो कॉम्प्लेक्स शुगर होती है वो बनाई जाती है सिंपल शुगर के द्वारा, मतलब सिंपल शुगर को कॉम्प्लेक्स शुगर में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, गोल्गी एपरेटस। द गोल्गी एपरेटस इज ऑल्सो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ लाइसोसोम। जो गोल्गी एपरेटस है वो लाइसोसोम की प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व रहता है, राइट। नाउ लेट अस हैव अ ब्रीफ introduction of the Camillo Golgi। Camillo Golgi was born at Corteno near Brescia। कैमिलियो गोल्गी जो थे उनका जन्म ब्रेसिलिया में हुआ था इन 1843। ही स्टडीड मेडिसिन एट द यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया। उन्होंने मेडिकल की पढ़ाई की थी पेविया से, यूनिवर्सिटी ऑफ पेविया से। आफ्टर ग्रेजुएटिंग इन 1865 ही कंटिन्यूड टू वर्क इन पेविया एट अ हॉस्पिटल ऑफ सेंट मैटियो। और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद वहीं के एक हॉस्पिटल में वर्क करना शुरू किया जिसका नाम था सेंट मैटियो। एट दैट टाइम मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टिगेशंस वर कंसर्न विद द नर्वस सिस्टम। और उस समय उनकी जो इन्वेंशंस थे, जो उनकी स्टडीज़ थी वो किन पर बेस्ड थी, नर्वस सिस्टम पर बेस्ड थी, कि नर्वस सिस्टम किस तरीके से वर्क करता है, उस क्या क्या फंक्शनिंग होती है, इन सब चीज़ों पर बेस्ड थी उनकी फाइंडिंग्स। इन 1872 ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर एट द हॉस्पिटल फॉर द क्रोनिकली सिक एट एबियाटाग्रेसो। इसके बाद उन्होंने चीफ मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट उनको हासिल हुई उसी हॉस्पिटल में फॉर क्रोनिकली सिक एट एम्बियाटेग्रेसो। ही फर्स्ट स्टार्टेड हिज इन्वेस्टिगेशन इनटू द नर्वस सिस्टम इन अ लिटिल किचन ऑफ दिस हॉस्पिटल। उन्होंने सबसे पहले अपनी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की थी उसी हॉस्पिटल के किचन में, विच ही हैड कन्वर्टेड इनटू अ लेबोरेटरी। और उस किचन को उन्होंने अपनी लैब में कन्वर्ट किया था। हाउएवर द वर्क ऑफ ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस विच गोल्गी carried out was the revolutionary method of staining individual nerve and cell structures। लेकिन उनका जो रिवॉल्यूशनरी वर्क था, मतलब जो काफ़ी उनको जिससे फेम मिला, वो जो वर्क था वो क्या था कि कैसे एक नर्व सेल और नर्व सेल का जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मेथड ऑफ स्टेनिंग होती है वो कैसे होती है। दिस मेथड इज़ रेफर्ड टू एज द ब्लैक रिएक्शन। और इस मेथड को क्या नाम दिया गया था, ब्लैक रिएक्शन। दिस मेथड यूजेस अ वीक सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट and is particularly valuable in tracing the processes and most delicate
रेमिफिकेशंस ऑफ द सेल। ये जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है, वो सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ किया जाता है और particularly valuable in tracing the processes and most delicate ramification of the cells. All through his life, he continued to work on these lines, modifying and improving this technique. अपनी पूरी लाइफ वो इसी पर वर्क करते रहे। Golgi received the highest honors and awards in the recognition of his work. उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले अपने इन वर्किंग के लिए। He shared the Nobel Prize in 1906 with Santiago Ramon Cajal for their work on the structure of the nervous system। और 1906 में उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला। एंड किसके साथ? उनको शेयरिंग में नोबेल प्राइज़ मिला था विद सेंटियागो रैमोनी काजल, क्योंकि उन्होंने उनके साथ मिलकर नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चर है वो एक्सप्लेन किया था कि जो नर्वस सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, राइट, विच वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कवरी एट दैट टाइम। So that's all for today's class, students. In our next class, we will discuss some of the next organelles, that is the lysosome, mitochondria, vacuoles, and plastids. So that's all for today. Thank you.